हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, जिसमें हमने कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे, है ना। जिसमें हमने अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कई सारे क्वेश्चंस किए थे। वहां पर कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, जब हम दो कैपेसिटर्स को एक साथ में जोड़ देते हैं तो वहां पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो वो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि दो पोटेंशियल को आप एक साथ जोड़ रहे हो, यानी कि जो आप दो कैपेसिटर को एक साथ जोड़ रहे हो, उन दोनों कैपेसिटर यानी कि उस पर दो अलग अलग पोटेंशियल होते हैं, उन दोनों के दो अलग अलग कैपेसिटेंस होते हैं, उन दोनों पे अलग अलग चार्ज होता है। तो उनमें आपस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पोटेंशियल कैसे उसमें आता है ना। तो ये सारी चीजें मैंने, है ना, लास्ट लेक्चर के भी पहले लेक्चर में करवा रखी है, और लास्ट लेक्चर में मैंने उसके क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं। तो आप ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें अच्छे से समझा रखी है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक, है ना। अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल सकते हो आप इसको, कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे होता है, क्या होता है इसमें, वो सारी चीजें। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक एक है ना, कोई इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर में क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्लास हो गया, है ना, पेपर हो गया, ओके, इस टाइप की कुछ भी चीजें हो सकती है। वुड हो गया, ये भी एक इंसुलेटर है। तो सारे इंसुलेटर्स जो होते हैं ना, उनको हम क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे होते हैं, क्या होता है इनमें, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, तो फर्स्ट थिंग मुझे यहां पर यह समझना है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये पहली बात तो ये इंसुलेटिंग होते हैं सारे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में ये अपने आप को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो, देखो इनिशियली तो इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं होता है, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। या फिर आप इसमें ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या करते हैं, अपने चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर पुल होंगे, इधर, और पॉजिटिव इधर। तो ऐसे करके ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे, वो है ना, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड होता है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर दूसरा, यानी कि एटम है। एटम में क्या होता है बताओ, बीच में प्लस होता है और आसपास कौन होता है उसके, इलेक्ट्रॉन, ये होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है ऐसे, तो ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर कहां है, यहाँ बीच में। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर भी कहां है, उसका भी सेंटर बीच में। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। तो ये देखो यहाँ पे कोइंसाइड हो गए। तो ये क्या है, ये कौन से हमारे डाइलेक्ट्रिक होंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, इस टाइप के जो मटेरियल्स है, या फिर इनको मटेरियल तो नहीं बोल पाएंगे, है ना, मतलब इस टाइप की जो चीजें होगी, ये क्या होगी, मतलब या फिर सिर्फ आप एटम्स की बात करो जिसमें सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट हो, है ना, ऐसे सारे किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन पोलर के अंदर। फिर सेकेंड हमारे पास आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज है वो कोइंसाइड नहीं होते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक नहीं आते। ऐसा किसमें हो सकता है, जैसे कि प्लस अलग रह जाता है और माइनस अलग रह जाता है, ऐसा सिस्टम बनता है। प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ रह जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, देखो दो पोल बन जाते हैं, एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस हो गया। तो पोल बन गए ना दो, एक प्लस एक माइनस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। जिसमें पोल बन जाए, जिसमें नहीं बन पाए वो कौन से हो गए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इनके एग्जांपल में आप देख सकते हो NaCl, इसमें क्या होता है Na प्लस अलग रह जाता है
और Cl माइनस अलग रह जाता है, तो NaCl क्या है, पोलर, है ना। इस टाइप से आप और भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। H2 हो गया, H2 भी एक पोलर है ना। ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है -2, और इधर एक H प्लस होता है और एक इधर H प्लस होता है। तो ऐसे करके देखो यहां पर भी अलग अलग हो गए। तो ऐसे सारे मटेरियल किसके अंदर आ जाते हैं, पोलर के अंदर। क्लियर है। चलो सबसे पहले अब मैं वापस से एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पोलर की बात कर लेते हैं, फिर नॉन पोलर को डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्योंकि नीचे पोलर लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि जब पोलर डाइलेक्ट्रिक जो आते हैं, पहले मैं बता चुका हूं कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं, इंसुलेटिंग या फिर आप क्या बोल सकते हो, या नॉन कंडक्टर जो होते हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, है ना। और उसमें भी दो टाइप के हो गए, नॉन पोलर और पोलर। तो हम किसका देख रहे थे, पोलर का। तो पोलर में देखो, पोलर में जैसे ऐसे पोल बन जाते हैं, तो मान लो ये एक सब्सटेंस है, ध्यान समझना। इसमें क्या है, ये ऐसे रेंडमली क्या है, ये रहते हैं, है ना, ऐसे रेंडमली अलाइनमेंट होता है इनका ऐसे। अब क्या है, मान लो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऐसे करके अरेंजमेंट रहते हैं इनके। अरेंजमेंट रहते हैं, तो तुम अगर किसी एक सिंगल एटम को देखो या फिर सिंगल मॉलिक्यूल्स को देखो आप, तो सिंगल मॉलिक्यूल्स पर क्या बनता है, ये डाइपोल मूवमेंट बन रहा है। देखो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो ये डाइपोल बन गया ना। तो सिंगल में तो डाइपोल बनता है, लेकिन जब मैं ओवरऑल पूरे एटम को देखता हूं, और पूरे एटम से मतलब है अप्रोक्स आप 1000, है ना, अप्रोक्स आप 1000 मॉलिक्यूल्स को देखो, तो 1000 मॉलिक्यूल्स को जब आप ऐसे देखने जाओगे, तो आपको उन पर जो नेट पी मिलता है, पी मतलब डाइपोल मोमेंट, वो क्या हो जाता है, 0। नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0। आपको पता होगा उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मैं जब पूरे सब्सटेंस का देखता हूं तो पी नेट क्या हो जाता है, 0। लेकिन जब इंडिविजुअल का देखता हूं तो वो 0 नहीं होता है, क्योंकि पोलर है, ऑलरेडी उसके पास प्लस माइनस बने हुए। लेकिन क्या होता है, इनके अरेंजमेंट इतने रेंडम होते हैं, और ये जो रेंडम अरेंजमेंट है ना, किसकी वजह से है, ये है क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। यानी कि बेचारे कुछ गर्म है, तो गर्म होने की वजह से क्या इनका अरेंजमेंट इधर उधर पड़े रहते हैं, नॉर्मली पड़े रहते हैं, है ना। तो इनका कोई भी नेट डाइपोल नहीं बन पाता है, ठीक है। थर्मल एनर्जी की वजह से ये उधर उधर रेंडम रहते हैं। और नेट अगर मैं किसी सिंगल का बोलूं तो उसका तो 0 नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं इनको आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, कि मैंने बाहर से क्या कर दिया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, और अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। कैसे कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो अब ये क्या होंगे, सारे अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अरेंज करने लग जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो प्लस उधर माइनस इधर, प्लस उधर माइनस इधर, ऐसे बना लेते हैं। अब सभी में सेम हो गया। पहले क्या हो रहा था, प्लस माइनस दोनों तरफ चल रहे थे, है ना। अब क्या किया इन्होंने, एक तरफ माइनस कर लिया, दूसरी तरफ प्लस कर लिया, क्योंकि नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो ऐसे करके अपने आप को क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। कौन, पोलर। क्लियर है। अब मैं चलता हूं नॉन पोलर पर। इसको मैं रफ कर दूं, इसको नोट कर लिया आपने, इसको रफ कर दूं, ठीक। अब हम चलते हैं, ये भी हटा देते ना। अब हम चलते हैं नॉन पोलर पर। नॉन पोलर पे क्या होता है, नॉन पोलर में होता है कि शुरुआत में बेचारे सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, बस ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है इनके पास, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्लस माइनस बनते ही नहीं, कोइंसाइड हो गए, तो ना तो प्लस माइनस अलग अलग रह ही नहीं पाए, दोनों एक ही पॉइंट पर आकर टिक गए। तो प्लस माइनस अलग अलग नहीं है इसमें, इसलिए नॉन पोलर बोल रहे हैं। अलग अलग है तो पोलर। अब मैं जब यहां पर आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही क्या होता है, लगाते ही ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये कुछ ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग हो गया ना, तो जो शेप है वो भी थोड़ी सी इस टाइप से खींचा जाती है, ऐसे समझो, है ना, शेप भी खींचा जाती है। ऐसा मत सोचना कि सर ने इधर ज्यादा बना दी तो इसका मतलब ज्यादा बन जाते, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मैं, वो यहाँ पे जगह नहीं बची इसलिए मैं बना नहीं पाया, एक्स्ट्रा यहाँ पर बच गई जगह, मैंने बना दी है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं होता कि कम ज्यादा बनते। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब ये तो दोनों क्या थे, प्लस और माइनस दोनों एक ही पॉइंट पर थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो प्लस एक तरफ शिफ्ट हुआ और माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ। तो इससे क्या हुआ, माइनस इधर प्लस इधर, ऐसे करके इन्होंने फिर से क्या बना लिया, ऐसे डाइपोल बना लिए,
मतलब पोलर हो गए, पहले नहीं थे अब पोलर हो गए। तो इसको हम क्या बोलते, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये पोलर हो गए। तो अब यहां पर जो पी नेट है वो क्या है, पी नेट क्या है, जीरो नहीं है ना, ये जीरो नहीं है। यहां पर पी नेट क्या था, जीरो, क्योंकि किसी पे था ही नहीं। तो अगर इंडिविजुअल का पी देखो तो वो भी जीरो था, इंडिविजुअल का पी भी जीरो था, नेट भी जीरो ही था। लेकिन यहां पर क्या, अब इंडिविजुअल का भी जीरो नहीं हो, नेट भी जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सारे एक तरफ अलाइन हो गए। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखो नॉर्मली तो है ना, हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नॉन पोलर और पोलर दोनों को ही बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम और हम ज्यादा रेफर करते हैं नॉन पोलर को, हम इसको ज्यादा रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि हम वहां पे क्या होता है, पोलर में ऑलरेडी पोल्स बने हुए हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम पोल्स बनाते हैं, यानी कि पहले बने हुए नहीं थे लेकिन अब हम इनको खींच के बना रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई कितना पोल्स हमने बना दिए, कितने पोल्स वहां पर बन गए हैं, हम उस हिसाब से बात करते हैं आगे जाके। तो इसलिए हम ज्यादा रेफर किसको करते हैं, नॉन पोलर को, है ना, नॉन पोलर को ज्यादा डाइलेक्ट्रिक की तरह रेफर करते हैं, है ना। जो पहले से पोलर होते हैं उनको हम इतने ज्यादा नहीं मानते, पर होते दोनों हैं, आप ऐसा नहीं करना है कि वो होते ही नहीं, वो भी होते हैं, पर इनको हम ज्यादा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले से होते नहीं, इनको बाद में हम बनाते हैं। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, दोनों टाइप होते हैं, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और यहां पर एक और चीज होती है, वो क्या है, वो ये होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या कर दो तुमने, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही क्या होगा, इसको हम एक वर्ड से बोलते हैं ब्रेक डाउन, क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। और इसको हम बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ, है ना। तो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे इसमें, क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो इसको, है ना, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या फिर स्ट्रेंथ ही बोलते हैं। देखो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि यहां पर वही प्लस माइनस बनते हैं, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तब ऐसे प्लस माइनस बनने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब मैं इनकी स्ट्रेंथ से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, क्या कर दूं, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे भी मैं क्या कर दूं, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं इनकी एक है ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैं अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं इनकी स्ट्रेंथ से भी, तो क्या होते हैं, प्लस माइनस अपने जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उसको छोड़ के भाग जाते हैं। भागते अब ये क्या हो गए, पूरे के पूरे मटेरियल में क्या हो गए, फ्री हो गए घूमने के लिए, क्योंकि भाई ये जो नेगेटिव चार्ज ये एक तरफ आ गया, पॉजिटिव एक तरफ चला गया, तो पॉजिटिव तो चलो वहीं पे बंधा हुआ रह जाएगा, है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे रह जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज अब क्या हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि हमने उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ से भी हमने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, इसकी जो यूनिट होती है ना, वो होती है जो ई की होती है, ई की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो वो यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ज्यादा लगा देते हैं तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट, है ना, पेरेंट एटम से या मॉलिक्यूल से बाहर हो जाता है और वो फ्री हो जाता है। तो ऐसे सभी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, भाई एक तो है नहीं, बहुत सारे वहां पे, तो सभी ऐसे माइनस निकल जाते हैं, और सारे माइनस निकल के क्या करते हैं, उस इंसुलेटर को बना देते हैं कंडक्टर। अब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो सबसे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जब तक ये अपने आप को इंसुलेटर बना के रखता है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट वेयर इंसुलेटर इज मेंटेन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल या ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। तो वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इससे बाहर अगर तुम चले गए तो अब क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाते हैं सारे, ये इसी को ब्रेकडाउन बोल रहे हैं। टूट के ये क्या, इलेक्ट्रॉन सारे अब अपने पेरेंट न्यूक्लियाई को छोड़ के, या पेरेंट, इसको हम बोल सकते हैं पेरेंट एटम या मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और पूरे को बना देते हैं कंडक्टर। ये वहां पे मैटर चल रहा है, क्लियर है।
तो ये ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा ही नहीं सकते, नहीं तो फिर पूरा टूट फूट जाता है। तो हम हमेशा ध्यान रख के चलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ से हमेशा कम ही रहे, है ना। चलो, तो यहां तक मैटर समझ में आ गया। अगर यहां तक आ गया हो आपको तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छे से आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, समझो। जैसे क्या हुआ, ये मटेरियल है, मैं मटेरियल बना रहा हूं, ये मटेरियल है, ये एक मटेरियल यहां पर है, ये मटेरियल है। मैंने यहां पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो होता क्या है, देखो पहले यहां से समझो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो क्या होगा बताओ, मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे बनेंगे, बताओ, है ना। ऐसे माइनस प्लस लिखते हो आप, समझ जाओगे। इधर भी ऐसे ये बनते जाएंगे, है ना। इधर भी माइनस प्लस ऐसे बनेंगे। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, और वो क्या है कि यहां पर देखो, ये जो अंदर वाले माइनस प्लस है ये तो बराबर बनेंगे, कोई कम ज्यादा तो होंगे नहीं, तो ये तो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ये इधर वाले माइनस प्लस ये भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, खत्म। इधर वाले प्लस माइनस ये भी अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते सभी अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, है ना। देखो डाइपोल ये है, लेकिन ये बैलेंस इधर वाले से हो जाते हैं। तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं बचता है। अंदर क्या हो गया, चार्ज, नेट चार्ज अंदर क्या हो गया, जीरो। कहां पे, अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाता है। लेकिन इसके सरफेस पर देखो, ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है ये तो अपना माइनस को इधर अकेले लेके बैठा है। ये जो इधर वाला मॉलिक्यूल है ये तो अपने चार्ज को इधर अकेले लेके बैठा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो ये वाली सरफेस है ना, ये सरफेस जो है, इस सरफेस पर यहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और जो इधर है इधर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये ऐसे। क्योंकि बाकी बीच में जो चार्ज थे वो तो अपने आप को बैलेंस करके चल रहे ना, मैं नेट चार्ज निकालूंगा वो तो जीरो कर देंगे अपने आप को। सिर्फ इधर वाले बैलेंस नहीं हो पाए, ये बच गए इधर। अब ये किससे बैलेंस हो, कोई है ही नहीं इधर। ये इधर किससे बैलेंस हो, कोई माइनस ही नहीं उधर, तो ये इधर बच जाते हैं। तो अगर ये इधर बच जाते हैं तो फर्स्ट थिंग कि ये जो चार्ज यहां पर होते हैं ना, ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से बने हुए हैं, है ना। भले पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों से ही बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक से ही बनते हैं। तो ये क्या, ये जो चार्ज बनते हैं ना, इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, QI से। और जो डेंसिटी होती है इंड्यूस्ड चार्ज की, जो डेंसिटी है ना, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, वो डेंसिटी क्या हो जाती है, सिग्मा आई। क्या होगी, सिग्मा आई, है ना। ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे इसमें भी हो जाता है। इधर प्लस का होगा, इधर माइनस का होगा, ये माइनस के हैं और ये वाले किसके होंगे, प्लस के, सिग्मा आई, है ना। और अगर चार्ज में देखो तो प्लस का QI। और जितना इधर चार्ज होगा इतना इधर ही होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा कम ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो भाई जितना माइनस इधर होगा उतना प्लस उधर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला मामला बन रहा है, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, इधर पोल बन रहे हैं ना इसके, तो इसके पोल बन रहे हैं। तो हमें यहां पर एक वर्ड समझना है, और वो क्या समझना है, पोलराइजेशन। समझो क्या है, पोलराइजेशन। तो और इस वजह से अगर मैं टॉपिक का नाम लूं तो पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है वो समझो। तो पोलराइजेशन वेक्टर की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि नेट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। ये जो स्मॉल पी लिखा ना, ये मैंने क्या लिखा है, हर एक का स्मॉल पी जो है, ये हर एक का डाइपोल मोमेंट है या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ डाइपोल्स। भाई वहां पे टोटल कितने डाइपोल्स है अंदर, तो ये एन तो हो गया सभी डाइपोल्स, टोटल डाइपोल। और उसमें ये पी क्या है, एक अकेले का, तो अकेले का डाइपोल हो गया। और फिर टोटल कितने थे उन सबका मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, टोटल डाइपोल। तो टोटल डाइपोल मोमेंट हो गया, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन।
ये ध्यान रखना, ये पोलराइजेशन की डेफिनेशन है ना, मैंने लिखवा दिया तुम्हें, ठीक है, कि टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन, है ना। और क्योंकि वेक्टर होता है, क्योंकि वेक्टर क्योंकि इसकी भी तो डायरेक्शन बनती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पी वेक्टर इक्वल्स टू एनपी अपॉन वी। एन क्या है, नंबर ऑफ डाइपोल्स, और पी क्या है, किसी एक इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट, तो इसका नंबर से मल्टीप्लाई करें, टोटल हो गया डिवाइड बाय वी। अच्छा, अब हम आगे बढ़े, इसकी बात करो, इसमें देखो, अच्छा इसमें क्या चीज हो रही है, फर्स्ट थिंग, हाँ इसमें एक और चीज ध्यान रखना, वो क्या है कि ये जो चार्ज आप देख पा रहे हो, ये जो यहां पर इंड्यूस्ड हुआ है, ये चार्ज होते हैं बाउंड चार्ज। क्या होते हैं, बाउंड चार्ज। ये बाउंड चार्ज है, बाउंड चार्ज क्यों, क्योंकि ये कहीं जा नहीं सकते, ये बंधे हुए हैं यहां पे, क्यों, ये तो भाई डाइलेक्ट्रिक इनको पकड़ के रखा है, डाइलेक्ट्रिक किससे जाने देगा इनको, तो डाइलेक्ट्रिक को इनको पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, इसलिए ये जो इसकी सरफेस पर जो चार्ज आ रहा है, ये कौन से चार्ज है, आपको भले दिख रहे होंगे अलग अलग, पर ये क्या है, बाउंड चार्ज है। मतलब क्या हुआ, ये जो चार्ज है आप इनको क्या बोलोगे, बाउंड चार्ज, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। 2 मिनट, तो देखो अब क्या हुआ कि जो p वेक्टर है ये किसके बराबर हो गया, एनपी अपॉन वी के। यहां तक तो क्लियर चीजें थी। ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या है, बाउंड चार्ज। तो जो बाउंड चार्ज है, आप इसको समझना थोड़ा, है ना, आई थिंक वैसे समझ में आ गया होगा कि बंधे हुए क्यों बाहर नहीं जा सकते, है ना, इसको भाई इंसुलेटर इसको बांध के रखता है, इनको जाने नहीं देता, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज। और क्योंकि सरफेस पर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सरफेस बाउंड चार्ज, या फिर बाउंड सरफेस चार्ज, इस टाइप से भी इस पर मतलब बोल सकते हैं। अच्छा, यहां पर जो फिर डेंसिटी होगी, उस डेंसिटी को मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा बी। क्या बोलूंगा, सिग्मा बी। तो ये क्या हो गया, सिग्मा बी को मैं क्या बोलूंगा फिर, मतलब सिग्मा बी इसका सिंबल हो गया, सिग्मा बी को मैं बोलूंगा क्या, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। वर्ड याद रखना, सरफेस, ये जो सिग्मा आई है ना, सिग्मा आई को मैंने सिग्मा बी बोला है, ध्यान रखना, क्योंकि बाउंड चार्ज यही तो है, सिग्मा यहीं से तो आया था, ये वही है, कोई अलग नहीं है। सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा बी, ठीक है। चलो अब मुझे यहां पर एक बात बताओ कि इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, क्यू आई है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर इसकी जो लेंथ है वो एल है, बिल्कुल समझना, और इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है, ए है, तो इधर का भी एरिया ए है। तो यहां पर मुझे बताओ, देखो एक तरफ माइनस आ गया, एक तरफ प्लस आ गया, तो ये तो वे डाइपोल बन गया, जितना प्लस है उतना माइनस है, डाइपोल बन गया ना, और दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी, एल है। मुझे यहां पर क्या करना, डाइपोल मोमेंट देखना है, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा भाई, यहां पर जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तुम इसको देखो, इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाने जाऊं तो क्या बनेगा बताओ, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला बनाऊंगा। तो इसको देख के बताओ कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कितना इधर क्यू आई है, तो चार्ज क्यू आई, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस, तो भाई इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, तो ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया ना, क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर क्यू आई इंटू क्या हो जाएगा, एल, है ना भाई, क्यू आई यानी कि चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना, इंटू डिस्टेंस उसकी एल, अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना इसका, ए एल है। अच्छा, ये तो मेरा क्या हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट। तो नेट डाइपोल मोमेंट ये भी तो है मेरे पास, एनपी अपॉन वी, और वी को मैं क्या लिख सकता हूं, वी को क्या लिख सकता हूं, ए एल। देखो एल से एल कैंसिल, है ना, और या फिर इसको एल को फिर से आप वी भी बना सकते हो, ये क्या हो गया, एनपी अपॉन वी। तो एनपी अपॉन वी ये तो मेरा पी है, ये क्या है, पी, और इधर देखो क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए क्या है बताओ, चार्ज इसका क्यू, और ए क्या है इसका एरिया। तो जब आप क्यू को एरिया से डिवाइड करोगे, भाई यहां पे बताओ चार्ज कितना है, क्यू आई है, और इस पूरे का एरिया कितना है, एरिया तो ए ही लेके चल रहे थे ना, तो क्यू अपॉन ए करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी डेंसिटी, और यहाँ पर जो चार्ज की जो डेंसिटी वो कौन सी है, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी है। तो क्यू आई अपॉन ए की जगह में क्या रख दूंगा, सिग्मा बी, और सिग्मा बी एनपी अपॉन वी, एनपी अपॉन वी किसके बराबर है, पी के। तो ये वाला पी और ये वाला पी दोनों बराबर है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया, ध्यान से देखो क्या समझ में आ गया कि ये जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है ये क्या हो गई,
क्या हो गई ये पोलराइजेशन के बराबर। ये पोलराइजेशन है ना P, है ना, ये P क्या इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट है और P क्या है यहां पर पोलराइजेशन। तो ये जो पोलराइजेशन है किसके बराबर हो गया सिग्मा बी के, मतलब यहां पर जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है वो ही हमारा पोलराइजेशन पड़ा है, यानी कि यूनिट एरिया में जितना चार्ज प्रेजेंट है यूनिट एरिया में वही हमारा पोलराइजेशन है, उसी को हम पोलराइजेशन बोल रहे हैं। यूनिट एरिया में जितना चार्ज प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं पोलराइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये सिग्मा बी इक्वल्स टू पी रिलेशन समझो आप चार्ज डेंसिटी का पी के साथ में, है ना। सिग्मा भी है ना भाई, यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो बाउंड चार्ज हो गया यहाँ पे जितना बाउंड चार्ज है सरफेस पर वही अपना पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन ये होता है, पोलराइजेशन में तुम नॉर्मल हम ये समझ रहे कि इसमें देखो पोल का अलग अलग होना है पोलराइजेशन है, हम ये समझ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये चीज है ना, बिल्कुल ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हो गई। चलो इसको मैं रफ कर दूं, ये पोलराइजेशन वेक्टर समझ में आ गया ना सारा मैटर। चलो ये ध्यान रख लेना है, नेट डाइपोल मोमेंट अपन वॉल्यूम होता है पोलराइजेशन, और वही पोलराइजेशन में यहां पर इससे बनाया है। तो इससे बना के देखा तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए मतलब सिग्मा पी और पी बराबर हो गए, यानी कि सिग्मा पी यहां पर जो डेंसिटी थी वो और पी बराबर हो गई, ठीक है। चलो इसको मैं रफ करता हूं। अब आगे चलते हैं, आगे चल के मुझे क्या देखना है देखो सुनो, अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ले लिया एक कैपेसिटर, क्या ले लिया कैपेसिटर, और उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने भर दिया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और कैपेसिटर में इधर मैंने क्या कर दिया इसको प्लस चार्ज दे दिया और इस पे क्या आ गया माइनस चार्ज। तो इसकी वजह से यहां पर इधर प्लस आया इधर माइनस आया, तो इसकी वजह से ये क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ना। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस। इस चार्ज को मैंने क्या बोला था QI, और ये जो है ये चार्ज जो होता है जो कहां पर बना है ये हमने कहां से दिया, बैटरी वगैरह से लाए होंगे ये चार्ज, भाई कैपेसिटर को चार्ज कहां से किया होगा बैटरी से। तो इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर क्या हुआ चार्ज इंड्यूस हो गए, और जो चार्ज इंड्यूस हुए वो किस में हुए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हुए। तो इस चार्ज को हम बोलते हैं फ्री चार्ज। ये ना फ्री चार्ज, ये जा सकते हैं, ये बैटरी से आ भी सकते हैं वापस बैटरी की तरफ जा भी सकते हैं, इनमें सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये वाले चार्ज बाउंड है, ये नहीं जा सकते। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी वो क्या है सिग्मा बी है, बिल्कुल ध्यान रखना, वही पोलराइजेशन है सिग्मा बी ही क्या है पोलराइजेशन। तो ये यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे देखना है कि ये जो QI कितना है इधर, मुझे QI चेक करना है। तो ये कैसे देखूंगा मैं, अच्छा ध्यान से देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये जो प्लस है और ये माइनस है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है E, इसको मैं क्या बोल दूंगा E0 बोलूंगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो यहां पर क्या लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अच्छा यहां पे देखो अंदर मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, इधर प्लस इधर माइनस है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट लगा देंगे प्लस से माइनस की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसको मैं क्या बोल दूंगा EI, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ओवरऑल अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो कम नहीं हो गई। देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ना, ये ध्यान बिल्कुल रखना कि सारे के सारे ऐसा नहीं कि इधर जितना चार्ज इतना ही चार्ज इधर इंड्यूस होकर आ जाएगा, पूरा नहीं आता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे कितना आना है कितना नहीं आना है ना। ऐसे सारा के सारा नहीं आता है, तो होता क्या है कि भाई इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी E0 जो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये इस वाले चार्ज की वजह से लग रही है जो फ्री चार्ज है, और ये जो अंदर ये क्या है ये बाउंड चार्ज है, तो बाउंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में EI आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अब क्या है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला इधर लगा रहा है अंदर वाला इधर लगा रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा कम हो जाएगा। भाई बाहर जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये E क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर जो E0 है उसमें से EI माइनस नहीं हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात क्या है कि हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, किसमें अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है ना, या फिर मैं बोलूं कि जो
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से ही काम करेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अंदर, और जो ये फ्री चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं ई नॉट, इन दोनों का जो रेशियो है ना कांस्टेंट के बराबर होता है, ये हमने देखा। और वो जो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, के। वो कांस्टेंट जो के है ना, वो डिपेंड किस पे करता है, उस मटेरियल पे, मटेरियल टू मटेरियल के चेंज होता है, यानी कि के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यानी कि ई नोट क्या है, बाहर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कितना है, अंदर नेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट। इन दोनों का रेशियो जो होता है ना, वो क्या होता है, के। इसी को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, क्या ये आपको ध्यान हो तो ये उससे भी तो बनती है, एफ अपॉन एफ डैश। एफ डैश मतलब जो बाद वाला है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो इंड्यूस है। तो इंड्यूस के लिए मैंने कुछ लिखा था क्या इसमें, ये लिखा था नेट, यानी बाद वाला जो भी नेट फोर्स है, तो इसको मैं उसी के हिसाब से लिख दूं, एफ नोट अपॉन एफ। उससे भी तो मिलता है। अरे एफ नोट क्या होता है बताओ, 1/4πε नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, इसको ये होता था। तो एफ क्या है, अगर कोई मटेरियल आए, कोई मीडियम आ जाए, तो मीडियम आने पर हम क्या करते थे, 4πε0 के साथ में एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई, Q1 Q2 अपॉन आर, इस पे दोनों का डिवाइड करो। डिवाइड करते क्या होगा, ये सब कट हो जाएंगे, है ना। और ये एप्सिलॉन आर उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो एफ नोट अपॉन आर किसके बराबर हो जाए, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को क्या बोला, के। तो ई नोट अपॉन ये किसके बराबर होता है, के। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो यहां पर मेरे पास एक रिलेशन आ गया। वो क्या आ गया कि जो ई है, ये तो ई नोट बटे के बराबर है। और के को ध्यान रखना, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या होता है, मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है, यानी कि अंदर जो आप मटेरियल भरोगे उसके अकॉर्डिंग इधर चार्ज इंड्यूस होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है। और कितना होता है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी कि जो फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे बाहर वाला, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स कम हो जाता है अंदर। मतलब ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम्स क्या हो गया, कम हुआ। समझ में आया कि नहीं, कैसे कम हुआ, बाहर ई नोट लग रहा था, अंदर ऑपोजिट लगा, तो अब क्या हुआ, नेट जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गया। बाहर ई नोट था, बहुत ज्यादा था, अंदर ई आई ऑपोजिट डायरेक्शन लगा था, अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, वो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितना कम होता है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो फ्री चार्ज लगा रहा है उसका के टाइम्स कम हो जाता है, हमेशा ही होता है, ये ध्यान रखो। तो इससे ई बराबर ई नोट माइनस ई आई हो गया। तो इससे फिर मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये ना, ये चीजें एक्सपेरिमेंट से पता चलती है ना, कि सर कैसे आ गया है, वो सारे क्वेश्चन होंगे आपके लिए, पर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि वहां पे हो क्या रहा है। तो वो के टाइम्स उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर कम हो जाता है ना। वो क्या होता है कि हर बार यही चीजें होती है कि तुम इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, उधर हमेशा इनका रेशियो कांस्टेंट मिलता जा रहा है, और वो कांस्टेंट बस एक मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। मटेरियल चेंज करते कांस्टेंट भी चेंज हो गया। तो समझ में आ गया, अच्छा एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए वहां पर, जिसका जो इन दोनों का रेशियो के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, तो उसी हिसाब से बना होता है। तो ये जो ई है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो हो गया ई नोट अपॉन के। तो यहां पे मैं लिख दू ई नोट अपॉन के इक्वल्स टू ई नोट माइनस ई आई। याद है, क्लियर? अच्छा इसको थोड़ा सोल्व कर लो। सोल्व करते माइनस का इधर आ जाएगा, तो ई नोट है ना, इसके तो इसको उधर ले लो, तो ई आई इक्वल्स टू ई नोट माइनस ई नोट अपॉन के। तो ई आई इक्वल्स टू ई नोट को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन के बचेगा। अच्छा ई आई क्या है, ई आई तो ये जो ये वाले लगा रहे हैं, तो इनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा बी या क्यू आई। तो मैं ई आई को क्या लिख सकता हूं बताओ, फॉर्मूला याद है, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से। तो ई आई को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू आई अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये तो देखो एरिया सेम है, मैंने पूरे में भर रखा है इसको, तो एरिया वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट वगैरह है तो कांस्टेंट है। और क्यू आई क्योंकि चार्ज की वजह से, तो ई आई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो उसके चार्ज की वजह से बन रहा है। और ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ई नॉट, ये इसके जो बाहर जो चार्ज है क्यू है, इस वाले चार्ज की वजह से बन रहा है। भाई ये क्यू कौन सा है, फ्री चार्ज है अपना, ये क्यू कौन सा है, फ्री चार्ज, जो कहां से बना है, कहां से है, बैटरी से है, ये फ्री चार्ज है, और अंदर वाला बाउंड चार्ज है। तो क्यू अपॉन
2a एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन के, तो 2 एप्सिलॉन नॉट से कट। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो कितना आ गया, वो हमारे लिए यहाँ पर आंसर आ गया कि जो QI है ये कितना बनेगा, जो टोटल जो फ्री चार्ज है, जो बाहर जो चार्ज लगा हुआ है उसका 1 माइनस 1 अपॉन के टाइम्स होने वाला है। तो अंदर ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है ना, और वो जो कमी आती है उसको हमने ई से लिखा, और वो जो कमी आती है वो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम्स कम हो जाती है। ये डायरेक्ट ही ध्यान रखो, इसलिए ई नेट को मैंने ई नॉट अपॉन के लिखा। तो इसलिए जो चार्ज है ये आ गया के क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, ये चार्ज की वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, कौन सी चीज कहां से कैसे बन रहा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन भी देख सकते हो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया, यानी कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड है, अंदर जो इंड्यूस हुआ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 माइनस 1 अपॉन के टाइम्स, वो सेम इसी जैसा है ना। अगर चार्ज है तो चार्ज उसी के जैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के जैसा बन जाएगा, इंड्यूस्ड। ये इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये के वाला मैटर समझना, बाकी तो सारी चीजें समझ में आ ही जाएगी, है ना। के क्या है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ रही है वो कितनी कमी आती है, के टाइम्स कम हो जाती है। क्लियर है ना। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मेरे पास क्या है, इसको मैं रफ कर देता है, चलो देखो। अब मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसको मैंने क्या किया, चार्ज दिया, इधर प्लस चार्ज दिया और इधर माइनस चार्ज दिया, है ना। और अंदर मैंने है ना कुछ डिस्टेंस पर क्या कर दिया, इतना सिर्फ, यानी कि टी, सिर्फ टी तक मैंने क्या भर दिया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सब्सटेंस भर दिया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। जो टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच के, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है, एरिया ए है, यहां पे जो चार्ज है वो क्यू है। क्लियर है ना। तो मुझे यहां पर ये बताना है कि यहां पर इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस के लिए तुम कहां से स्टार्ट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे बता, यहां पर तो ये तो एयर है, इधर हवा है, तो एयर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनोट ही रहेगा, जो ये लगाने वाला है, जो ये चार्ज लगाएगा वही रहेगा। यहां पे तो कोई प्रॉब्लम, यहां पे थोड़ी इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस करेगा। तो यहां पे अंदर क्या हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और चार्ज इंड्यूस होने से क्या होता है, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है EI। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि बाहर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन अंदर कम है ना। वैसे समझ सकते हो, इससे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये ऐसे अंदर कम हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऑपोज करने लग गया, तो अंदर जो कमी आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी हो गई, ई नॉट अपॉन के टाइम्स कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ई नॉट यानी जो बाहर था ना उससे के टाइम्स कम हो गए अंदर, बस इतना ध्यान रखो। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख लिया, मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, अरे कैपेसिटेंस निकालने के लिए प्रोसेस है, आपको ध्यान है कि भूल गए। हाँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल, फिर कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने लिख दी, अब मुझे पोटेंशियल पे जाना है। पोटेंशियल क्या है, V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो पहले मैं देख लेता हूं E, एयर में E कितना है, E नॉट, एयर में सिर्फ, तो एयर में E नॉट है, और एयर यहां पर भी है, यहां पर भी है एयर, तो क्या होगा, E नॉट कितने में E नॉट भरा हुआ है, टोटल D है, D में से T को माइनस कर दो, D माइनस T में एयर है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डिस्टेंस, प्लस क्योंकि पोटेंशियल दोनों को मिला के बना, यहां और यहां वाले को, और यहां पर क्या होगा बताओ, E, और ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कितने में बन रहा है, T डिस्टेंस में बन रहा है, तो V क्या हो जाएगा बताओ, E नॉट D माइनस E नॉट T, ऐसे लिख लो इसको, प्लस E को मैं क्या लिख सकता हूं, E को मैं क्या लिख सकता हूं, E नॉट अपॉन के, तो यहां पे E नॉट अपॉन के और T, यहां से देखो E नॉट को कॉमन ले लो, तो क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बचना है। मुझे क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, तो Q इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी कितना है, E नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है, ओके। अच्छा, रही बात E नॉट की, तो E नॉट क्या होता है,
बताओ, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है, ई नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। अरे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दूसरी की वजह से भी इधर, तो क्या होता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, उसकी तरफ होगी, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी, उस मतलब अवे होगी, और इसकी तरफ टुवर्ड्स होती है। और ये दोनों प्लेट ही तो है, तो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो एक प्लेट की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरी प्लेट की वजह से भी इतना। ये हमने देखा था ना, कहां पे देखा था ये फॉर्मूला, चैप्टर फर्स्ट में गॉस लॉ का यूज करके उसके एप्लीकेशन में, कि एक इनफाइनाइट प्लेट है, एक इनफाइनाइट प्लेट है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो उसी को तो लिख रहा हूं मैं, तो भाई माइनस की वजह से नेगेटिव होता है, इसकी वजह से प्लस होता है, तो माइनस की वजह से भी इधर, प्लस की वजह से भी इधर, दोनों प्लस हो गए, ये बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो बस वही लिखा है मैंने, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये क्या होगा, डी माइनस टी प्लस का टी बाई के। ये आंसर आ गया कैपेसिटेंस का इसके लिए, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना, बिल्कुल भी इसको भूलना मत, बिल्कुल भी मत भूलना। अब रही बात, तुम्हें यहां पर क्या चाहिए, और तुम्हें यहां पर क्या चाहिए, तुम्हें यहां पर सबसे पहली बात, सॉरी अरे वो ढक्कन ही गिर गया। तुम्हें यहां पर सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे बताओ कि ये जो कैपेसिटेंस है, मैं इसकी पोजीशन इधर रख दूं, इधर रख दूं, इधर रख दूं, मतलब डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी क्या, कैपेसिटेंस सी, है ना, डजंट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में के हिसाब से पोजीशन का कोई मामला ही नहीं बन रहा, कहीं भी रख दो, मेरे सिर्फ थिकनेस की मामला है, थिकनेस यहां भी रखा तो भी वही रहेगी, इधर रख दूंगा तो भी वही रहेगी, और बाकी के है तो भाई अंदर जो के वो तो है ही सही, तो मैं कहीं भी रख दूं, इस पे वो डिपेंड नहीं करता। एक तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, है ना। इस डायलेक्ट्रिक को कहीं भी रखो, वो डिपेंड सिर्फ उसकी थिकनेस और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर ही करेगा, तो कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। फिर सेकंड आपको यहां पर क्या मिल रहा है, देखो जल्दी से। सेकंड आपको यहां मिल रहा है कि अगर मैं यहां पर एक ऐसा काम कर दूं कि ये जो प्लेट है, मतलब ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये मैं कंडक्टिंग रख दूं। अभी तक हम ये इसको क्या मान रहे थे, इंसुलेटिंग, लेकिन अगर ये कंडक्टिंग हो जाए, तो कंडक्टिंग होने में क्या हो जाएगा, ये जो टी बाई के है, ये क्या बन जाएगा, 0। कैसे, सुनो, यहां पे हमेशा ध्यान रखना कि जो एयर है या फिर वैक्यूम है, एयर या फिर वैक्यूम, है ना, इसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 हमेशा, क्योंकि एयर और वैक्यूम में कुछ भी चार्ज इंड्यूस ही नहीं होगा, इसलिए के 1 होगा। और फिर किसी भी मेटल के लिए के क्या हो जाता है, इंफिनिटी। के इंफिनिटी क्यों हो जाता है, क्योंकि मेटल क्या करेगा, जितना भी चार्ज है सारा का सारा चार्ज, जैसे मान लो ये है, मेटल क्या करेगा भाई, यहां पे जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज वो यहां पे ले आएगा, तो ओवरऑल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और तुम्हें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनर्ट अपन के बराबर होता है। तो के क्या हो जाता है, ऐसे मान लो, देखो के बराबर क्या, इनोट अपॉन के होगा, सॉरी इनोट अपॉन ई, के क्या है, इनोट अपॉन ई के बराबर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाता है मेटल में, तो ई 0 हुआ तो ये पूरा क्या बन गया, इंफिनिटी। तो के इंफिनिटी हो जाता है, किसके लिए, मेटल या फिर कंडक्टर के लिए। तो यहां पर भी टी अपॉन के, भाई के इंफिनिटी हो गया तो टी अपॉन के क्या हो जाएगा, 0, तो ये बन गया 0। ये 0 बनता है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। किसके लिए, जब तुम क्या रख दो अंदर डाइलेक्ट्रिक में, ये रफ कर रहा हूं मैं, नोट कर लेना है, एयर क्या 1 होता है और मेटल का इनफाइनाइट। कब, जब तुम पुट कर दो मेटल कहां पर, इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा, फिर थर्ड, अच्छा ये तो चलो इसकी थिकनेस टी है, अगर मैं थिकनेस भी कम कर दूं, मतलब जो टी है वो बहुत छोटा हो जाए डी से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन
टी तो जी लगभग जीरो ही हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डी बचेगा। भाई टी तो बहुत छोटा है ना, तो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बचेगा सिर्फ। ठीक है, अच्छा ये तो चलो मेटल वाला मामला हो गया कि मेटल में हुआ तो ऐसा हुआ। लेकिन मैं इसी की बात करूं, इसी में देखो, इसी में अगर डी और टी दोनों बराबर हो जाए तो मतलब ये जो मैंने लिया है मटेरियल, ये मटेरियल पूरे में भर दूं, अगर ये मटेरियल पूरे में भर दे तो क्या हो जाएगा, सी ए एप्सिलॉन नॉट। डी और टी बराबर हो जाएंगे ना भैया, जो थिकनेस है ये पूरे डी के बराबर हो जाएगी, पूरे में भर देंगे इसी को। तो यहां पर देखो डी और टी बराबर हो जाएंगे, तो ये तो जीरो हो गया, बराबर हो गए तो। और डी टी की जगह में क्या रख सकता हूं, डी, तो सी इक्वल्स टू डी अपॉन के, और ये के कहां चला जाएगा, ऊपर, तो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आप इसको देख पा रहे हो कि ये तो के है और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो मेरा तब आया था आंसर जब मैंने अंदर सिर्फ एयर भरी थी, यानी कि मैंने जो पहले इसका डेरिवेशन करवाया था उसमें सिर्फ एयर ही भरी थी, तो ये तो तब का आंसर है। तो इससे हम मुझे समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, कितना टाइम्स, के टाइम्स, यानी ये एयर का था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो एयर में देखो यहां पर भी आप देख पा रहे हो, है ना, तो जो एयर है ये भी तो एयर वाला ही मेटर हो गया ना, क्योंकि उसकी जो थिकनेस थी मेटल की वो बहुत पतली कर दी मैंने, बहुत छोटा कर दिया, लगभग एयर ही बची, वो तो खत्म हो गया। तो आप इससे भी समझ सकते हो, तो एयर से के टाइम्स क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है एयर से, कितने टाइम्स, के टाइम्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसके ऊपर बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो कैपेसिटेंस भरने का फायदा है ये, और एक और फायदा ये है कि कैपेसिटेंस भर देंगे तो क्या स्टेबिलिटी भी मिलती है, एक तो के टाइम्स इंक्रीज होता है कैपेसिटेंस, और दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी क्यों, अरे ये तो प्लेट बेचारी बहुत पतली सी प्लेट है, इसको टिकाओगे कैसे, तुमने ऐसे दो प्लेट रख दी तो टिकाओगे कैसे इनको, ये तो गिर जाएगी, टच हो जाएगी, इधर गिरी टच हो, ऐसे दूर तो ऐसे पूरी फैल जाएगी ये तो इसको टिका के भी तो रखना है मुझे, तो मैं अंदर अगर इंसुलेटिंग में भर दूंगा तो उस पर टिक जाएंगे आराम से दोनों, तो स्टेबिलिटी भी दे देगा और के टाइम्स कैपेसिटेंस भी बढ़ा देगा, मतलब फायदा ही फायदा, बाय वन गेट वन फ्री वाला मामला हो गया, है ना। क्लियर है, ये चीजें बिल्कुल इसमें आप ध्यान रखना, है ना, है ना। अब ये वाला मामला हो गया ना आपका। अब यहीं पर अगर मैं आगे चलूं, अच्छा एक काम करो, इसको ना नोट कर लो जल्दी से। चलो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है ना, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। मैं इसी में और जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं उसमें हम एक काम करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मैं ले लूंगा, और भी उसमें क्या क्या अच्छी चीजें आ सकती है ये लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, और उसके बाद हम इसके सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ताकि हम इस मतलब ये जो टॉपिक है इसमें हम बहुत अच्छा कर पाए और सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, आप भी किसी को बताओ तो आप भी अच्छे से बता पाओ, है ना भाई। एक देखो अपने पास एक नॉलेज होता है तो अपन को अलग ही कॉन्फिडेंट में रहते हैं, ठीक है। तो आपको जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा आपका कॉन्फिडेंस भी उतना अच्छा बिल्ड होगा। तो इस चीज को हम मतलब अब जो बचा हुआ मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा, है ना, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा तो आई थिंक मतलब पूरे मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा, है ना। सो ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।